नमस्कार। सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य आज आपको टैली अकाउंटिंग का दूसरा क्लास बताने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और आपको असेस्ट तथा एक्सपेंस के बारे में डिफिनेशन बताएंगे। तो बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कापी कलम लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि इस क्लास को क्लास की तरह करिए। लेके बैठिए, जो बोलते जाएंगे लिखते जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता। और फिर हम उसको बस समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लिखने की चीज़ तो कापी पे, किताब पे, हर जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम आपका कंसेप्ट हर टॉपिक पे क्लियर कराते चलेंगे। तो आप लोग कापी कलम लेके बैठिए और स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बताने आपको जा रहे हैं गुड्स। गुड्स, ये गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स हो गया, गुड्स की हिंदी माल होती है। अक्सर जो गुड्स होता है, पूरे बिजनेस में गुड्स के ही लेन देन से इनकम होता है। अब गुड्स बिजनेस में दो काम के लिए रखे जाते हैं। जो गुड्स खरीदे जाते हैं, या तो हम गुड्स खरीद कर उसका कुछ नया मटेरियल बना के फिर उसको बेचते हैं, या तो गुड्स को खरीदते हैं फिर उसी फार्म में उठा के बेच देते हैं। जैसे आपके पास किराने की दुकान है, तो आपने सामान को खरीदा, हमने लाइफबॉय साबुन खरीदा, कोई आया फिर हमने लाइफबॉय साबुन उसी को बेच दिया। लेकिन यदि आप अचार बनाने का फैक्ट्री है, कपड़े बनाने की आपने फैक्ट्री खोल लिया है, या इस तरह जो भी चीज़ें आप, या गेहूं का, जैसे लोग आटा पीसते हैं, तो आपके पास गुड्स के रूप में गेहूं आया, आपने उसको पीसा और फिर आपने उसको क्या किया, बेच दिया। तो या तो गुड्स को उसी रूप में बेचा जाता है, या तो गुड्स को बदल दिया जाता है, उसके मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बदल के फिर बेचा जाता है। तो दोनों अवस्था में गुड्स ही कहलाएंगे। बस एक रॉ मटेरियल होता है, एक गुड्स होता है। तो गुड्स का मतलब आगे समझ में कि व्यापारी जिन वस्तुओं से व्यवसाय करता है, व्यापारी जिन वस्तुओं से व्यवसाय करता है वही उसका गुड्स कहलाता है। व्यापारी व्यवसाय करना आप समझ चुके हैं। चलिए, अच्छा, अब गुड्स में दो चीजें निकल के आती हैं। एक आ गया पहला परचेज, और दूसरा क्या आ गया, सेल्स। सेल्स एक हो गया परचेज, दूसरा हो गया सेल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं परचेज के बारे में। तो हमने परचेज के बारे में आपको बता दिया कि जब व्यापारी वस्तुओं को खरीदता है, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए। अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु में हमें बिजनेस करना है, तो ही उसको गुड्स कहेंगे और उसी को परचेज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे हम घर पे हैं और हम अपने पहनने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, हम अपने पहनने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो खरीद तो वहाँ पे भी रहे हैं, लेकिन उस कपड़े का क्या यूज करेंगे, अब खरीदेंगे मार्केट से, हम खुद पहनेंगे, माने स्वयं यूज करेंगे। तो उसे परचेज या गुड्स मत कहिएगा। अकाउंटिंग में परचेज गुड्स नहीं होता है। क्या होता है आगे बताएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम शर्ट खरीद रहे हैं पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए। ठीक, अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं किसके लिए, बेचने के लिए, कि ताकि बेचें और दो पैसे कमाए। या तो कोई वस्तु खरीद कर उसका कुछ बना दें और फिर उसको बना के बेच दें, उससे दो पैसे मिल जाए। तो उन दोनों अवस्था में जिन वस्तुओं का आप खरीद रहे हैं बिजनेस करने के उद्देश्य से, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के उद्देश्य से, वो आपका गुड्स कहलाता है। और यदि उसे आप खरीद रहे हैं, खरीद के अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो क्या कहलाता है, बोलिए, परचेज। क्लियर हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, सेल्स। सेल्स, सेल्स मीन्स विक्रय, बेचना। जैसे मान लीजिए आप गुड्स खरीद के ला दिए, फिर कोई ग्राहक आ गया, आपने उसे बेच दिया। तो गुड्स को जब बेचते हैं, किसको, गुड्स को, हम बार बार शब्द ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुएं आप खरीदते हैं व्यवसाय के लिए, जब उसे आप बेचते हैं तो उसी को ही सेल कहा जाता है। गुड्स को बेचने को ही सेल कहते हैं। क्लियर हो गया ना। और अगर आप गुड्स खरीद के ला रहे हैं, उसका कुछ बना के बेच रहे हैं, तो भी उसको सेल बोलते हैं। जैसे आपने कपड़े ला दिए, उसी थान वाइज आपने एक थान कपड़ा खरीद कर ला दिया 10, 20, 50 मीटर, फिर आपने उसका शर्ट बना दिया, कुछ कपड़ों का पैंट बना दिया। तो आप तो लाए कपड़े, केवल सिंपल एक कपड़ा लाए, अपने पास रख लिए, लेकिन आपने उसको बदल दिया, बदल के शर्ट बना दिया, पैंट बना दिया। तो बेच रहे नहीं बेच रहे हैं, तो वही, तो गुड्स को बदल के बेचें, अच्छा गुड्स को उसी रूप में बेचें, दोनों अवस्था में क्या बोलते हैं, बोलिए, सेल बोलते हैं। तो पहला आपका हो गया परचेज, दूसरा आपका हो गया सेल। कंसेप्ट क्लियर। अब उसके बाद तीसरा हम आपको बताएंगे परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न क्या होता है? तो बिल्कुल जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है इसी तरह आप इसको समझ जाएंगे। परचेज रिटर्न कि परचेज किए गए माल को, जैसे आपने परचेज कर लिया गुड्स को, मटेरियल को आप परचेज कर लिए, और जिस जहाँ से परचेज किए, तो जब आप परचेज करके अपने पास रखे तो कुछ चीज़ें सही आपको नहीं लगी, आपको लगा कि हमने जो उसको ऑर्डर दिया तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाया, हमें कुछ और भेज दिया गया, या जो माल आपने परचेज किया उसमें कुछ टूटा फूटा सामान निकल गया, कुछ एक्सपायरी निकल गई, तो उस कंडीशन में उसे अपने पास तो आप रखेंगे नहीं, तो वो बिजनेस, वो व्यवसाय क्या करेगा? उसको वापस कर देगा। तो खरीदे गए गुड्स को जब रिटर्न कर दिया जाता तो इसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। इसे क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। समझिएगा, इसे क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड भी इसे बोलते हैं, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा सब तो ध्यान दीजिएगा, परचेज रिटर्न हो, अच्छा है रिटर्न आउटवर्ड हो, कंफ्यूजन नहीं। बस जब माल खरीदे गए गुड्स को जब वापस कर देते हैं तो होता है परचेज रिटर्न। अब चौथा आपका क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न आप जैसे समझ रहे हैं कि सेल से संबंधित है, ठीक? तो बेचे गए माल, जिसे बेचे गए गुड्स, आपने कोई माल या गुड्स बेच दिया, जैसे आप उसको बेचे, ग्राहक लेकर अपने पास गया और उसको कुछ गड़बड़ निकला, उसको लगा कि हमको जो बेचा गया माल है आपके द्वारा, आपके बिजनेस द्वारा, उस ठीक नहीं मिल पाया, एक्सपायरी मिल गया, टूटा फूटा मिल गया, तो ग्राहक आपको रिटर्न करेगा, 100% रिटर्न करेगा। तो जब वो रिटर्न करेगा तो बेचे गए माल, बेच दिया गया माल, फिर वो रिटर्न हो रहा है ग्राहक के द्वारा, तो उसे बोलते हैं क्या? सेल रिटर्न। इसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। लिख लीजिएगा इसको, रिटर्न इनवर्ड भी दूसरे शब्द में बोलते हैं। आप जिसे रिटर्न कहें, अच्छा रिटर्न इनवर्ड कहें। तो हमें बिलीव है कि आपको परचेज भी क्लियर, गुड्स क्लियर हो गया होगा, परचेज भी क्लियर हो गया होगा, सेल भी क्लियर हो गया होगा, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी, ठीक? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं। ये चूंकि आसान टॉपिक है, हम इसका बराबर यूज करते हैं, बस थोड़ा सा डाउट्स हो जाता है तो हमने डाउट्स आपका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं असेस्ट के बारे में। संपत्ति जिसे बोलते हैं, जो बिजनेस को चलाने में, बिजनेस में सभी वर्क करने में, जो भी हम बिजनेस में कार्य करते हैं उसमें विदाउट असेस्ट हम कर नहीं सकते। बिना संपत्ति के हम कोई बिजनेस चला ही नहीं सकते, उसमें कुछ तो असेस्ट चाहिए उसको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो आइए, ये मान लीजिए हमारा बिजनेस है, जैसे मैंने कल बोला था, और इसका एसेस्ट, इसकी संपत्ति, इसकी क्या क्या संपत्ति हो सकती है बोलिए? इसकी संपत्ति क्या हो सकती है? अपने मालिक से क्या लेता बोलिए? कैश। तो कैश इसकी संपत्ति हो कि नहीं हुई? मशीन, फर्नीचर, ठीक है, ये चीजें इसकी संपत्ति है। इसकी बिल्डिंग्स, भूमि, भवन, जो भी चीजें यूज करते हैं वस्तु के रूप में, फिजिकल फॉर्म के रूप में, वो सभी सभी क्या कहलाते हैं? असेस्ट कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसमें हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि बस एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर दीजिएगा, फिर एसेस्ट का डिफिनेशन एकदम 100% क्लियर। ये मार्कर, ये हमारी इंस्टीट्यूट्स है, इसमें हम मार्कर का यूज करते हैं। इस मार्कर के सहयोग से हम लिखते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो बोलिए मार्कर क्या है? असेस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही बोले आप, ये असेस्ट है, ठीक। लेकिन ये मार्कर हम चला रहे हैं तब तक, जब तक ये कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है, या ये रियलिटी है कि ये फिर मार्कर काम नहीं करता, इसमें इंक भरते तब भी नहीं चलता है, तो फिर हम इसे फेंक देते कि नहीं फेंक देते हैं? तो क्या तब वो उस समय असिस्ट नहीं होता है? क्योंकि फिजिकल फॉर्म तो उस समय भी रहता है, तो उस समय असिस्ट होता कि नहीं होता है? नहीं, उस समय असिस्ट नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हम जो पूछना चाह रहे हैं शायद आपके माइंड में आ गया होगा कि जब तक हम इस वस्तु का यूज कर रहे हैं, माने फ्यूचर में लाभ ले सकते हैं, तभी तक हमारी संपत्ति है। लेकिन जैसे ही यह वस्तु का कोई लाभ हमारे बिजनेस में इन फ्यूचर में नहीं है, भविष्य में इस वस्तु का जब भी कोई प्रयोग कर ही नहीं सकते फ्यूचर में, तो फिर यही वस्तु एसेट नहीं कहलाएगी, तभी एक्सपेंस कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, इसको लिख भी सकते हैं आप लोग कि जो वस्तु या वैल्यू बिजनेस में, व्यवसाय में लाभ देते हैं भविष्य में,
ठीक, वही एसेट कहलाते हैं। अर्थात उसको आप एक लाइन से अगर इस तरह बोलेंगे कि जिन वस्तु और वैल्यू का यूज या लाभ फ्यूचर में लिया जाता है या लिया जा सकता है, वही वस्तु या वैल्यू क्या कहलाते हैं? असेट कहलाते हैं। जिस वस्तु या वैल्यू का लाभ प्रॉफिट फ्यूचर में लिया जा सकता है, वही क्या कहलाता है? असेट कहलाता है। क्लियर हो गया नहीं? चलिए, असेट दो प्रकार होते हैं। असेट कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार के। पहला क्या हो गया? करंट एसेट। करंट एसेट। और दूसरा क्या हो गया? फिक्स एसेट। ठीक है, पहला हो गया आपका करंट एसेट, दूसरा हो गया फिक्स एसेट। तो ये करंट एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट क्या होते हैं, ये भी जानना है। क्योंकि आप लोग एसेट की परिभाषा ये जाने हैं कि जिसका लाभ हम फ्यूचर में ले सके वही एसेट कहलाता है। जैसे सपोज करिए कि आप जब छोटे थे तो बहुत सारे टॉय खिलौने आपके घर आते थे, तो उस समय एक तरह से वो आप संपत्ति थी, एसेट था। लेकिन आप जब बड़े हो गए, आप छोटी साइकिल, मान लीजिए आपके घर बहुत छोटा साइकिल आता था, बचपन में चलाते थे, लेकिन आप बड़े हो गए तो उसका कोई यूज है नहीं है, तो उसको आप स्टोर रूम में, ठीक, या इस तरह जो वस्तुएं नहीं काम की रहती आप उसको डस्टबिन में रख देते हैं, फेंक देते हैं। तो वस्तु तो वही है, लेकिन जब यूज हो रहा था तो वह हमारी संपत्ति थी। जब यूज होना बंद हो गया तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, कबाड़ा हो गया, उसको हम फेंक देते हैं या उसको इस तरह कोई भी औने दाम में बेच देते हैं। तो एसेट तो मुझे लगता है कि 100% समझ में आपके आ गया होगा। तो उसके दो भाग होते हैं, एक करंट एसेट। करंट एसेट में क्या होते हैं? वह एसेट जिसका लाभ व्यवसाय में, जो हमारा व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय में जिसका लाभ हम एक दिन से लेकर एक साल के अंदर ही लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? बोलिए, करंट एसेट कहलाता है। मानी वह वस्तु, वह संपत्ति, वह वैल्यू जिसका लाभ हम एक दिन से एक साल के अंदर ही लेते हैं अपनी बिजनेस में, वही क्या कहलाता है? करंट एसेट कहलाता है। क्लियर? जैसे सपोज करिए कि 100 रुपये आपके पास है, आपके बिजनेस में 100 रुपये है या आप ही के पास 100 रुपये है, आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आपने उसका क्या किया, 100 रुपये को आपने कुछ खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, मीठा खरीद लिए, तो आप 100 रुपये निकाले जेब से और आपने उसके बदले कोई वस्तु ले लिया, अर्थात आपने उसका लाभ ले लिया कि नहीं ले लिया, उसका यूज आप कर लिए। ठीक, तो वही एसेट जिसका यूज आप एक दिन से एक साल के अंदर कर देते हैं, जिससे आप जिस वस्तु से एक दिन से एक साल के अंदर लाभ आप ले लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? करंट एसेट कहलाता है। जैसे कैश, कैश हमारा करंट एसेट में आता है। क्यों? क्योंकि इसका लाभ हम एक दिन से एक साल के अंदर ले लेते हैं। अगर बिजनेस में 10,000 रुपये आ गया तो सैलरी देने में या कुछ भी कार्य करने में उसको चला जाना है, मतलब उसका यूज हम कर लेते हैं। कैश हो गया। और क्या हो गया बोलिए? गुड्स हो गए। ये गुड्स भी हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। गुड्स माने जिस व्यवसाय, जिन वस्तुओं से व्यवसाय करता है उसका गुड्स कहलाता है। अब सपोज करिए कि किसी व्यवसाय में गुड्स 2-4 साल रहे तो नुकसान नहीं है, उसका बहुत नुकसान है। व्यापारी चाहता ना कि अगर हम माल खरीद के ला रहे हैं, अगर गुड्स अपनी दुकान में खरीद के ला रहे हैं तो आज ही बिक जाए, या ज़्यादा एक महीने, बहुत ज़्यादा हो तो एक साल के अंदर वो बिक जाए। जब बिक जाएगा तो उसका लाभ उसको मिल जाएगा, क्योंकि गुड्स खरीद के लाया ही गया इसलिए कि हम बेच के लाभ कमा सके, प्रॉफिट ले सके। तो गुड्स भी हमारा एसेट होता है, क्योंकि आप अक्सर बड़े बड़े दुकान पे जाएंगे, जितने अच्छे शोरूम बने रहेंगे, जितना उसके पास गुड्स रहेगा तो आप कहेंगे बहुत अच्छी दुकान है, उसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो वहाँ पे काम, वहाँ से सामान लेने लायक है। तो गुड्स भी आपका एसेट हो गया। अब हो गया डेब्टर्स। जो डेब्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक, तो ये डेब्टर्स मतलब हो गया कि जैसे जिनको व्यवसाय, जो हमारा व्यवसाय होता है, जिन लोगों को उधार माल बेचता है, जैसे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमसे उधार माल लेके चले जाते हैं, तो उन लोगों को डेब्टर्स बोलते हैं, डेटर्स। ठीक, तो हम जिन लोगों को उधार, माने हम नहीं, हमारा बिजनेस जिन लोगों को उधार माल देता है, तो वो माल लेके चले गए, गुड्स लेके चले गए, तो वो भी करंट एसेट होते हैं, वो भी एक संपत्ति होते हैं। क्यों? उधार तो लेकर गए, लेकिन वह 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने या 1 साल के अंदर अंदर हमारा पूरा पैसा मुनाफे के साथ लाके हमको दे देंगे। ठीक, माने प्रॉफिट के साथ हमारा पैसा हमें मिल जाता है, तो हमारे डेब्टर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दूसरा हो गया आपका फिक्स एसेट।
फिक्स एसेट। ये फिक्स एसेट क्या होता है? तो वही आपको पता है कि अगर एसेट शब्द लग गया, एसेट शब्द लग गया तो इसका मतलब वह उन वस्तुओं की बात हो रही है बिजनेस में जिनका लाभ, जिनका प्रॉफिट हमें फ्यूचर में लेना है। एसेट का मतलब यही हो गया। लेकिन ये आ गया, उसका क्या आ गया फिक्स। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं? तो वह वस्तु, वह वैल्यू जिसका लाभ हम 1 साल से लेकर कई सालों तक ले सकते हैं। किसमें? अपने व्यवसाय के अंदर। जैसे खुद बताइए, जैसे क्या हो सकता है? बोलते जाइए। मशीनरी, फर्नीचर, ठीक, जो भूमि होता है, ठीक, इस तरह करके मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक। इस तरह वह एसेट जिसका लाभ हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, 1 साल से लेकर कई सालों तक लेते हो, हमारे क्या कहलाते हैं? बोलिए, फिक्स एसेट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको हम एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं। एक्सपेंस, हाँ, एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स खर्च। तो जैसे हमने आपको अभी एसेट बताया है संपत्ति के बारे में, जस्ट उसी का दूसरा रूप जब संपत्ति का यूज हम कर लेते हैं, उसका प्रयोग पूरा कर चुके होते हैं, तो वही एक्सपेंस कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मार्कर जब तक यूज हो रहा है तब तक हमारे लिए एसेट है, लेकिन जब इसका यूज जिस दिन खत्म हो जाएगा, एकदम नहीं काम कर सकता, तो उसी दिन क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तब इसको हम इसकी एंट्री किस में रखेंगे? एक्सपेंस में रखेंगे, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन क्या है कि जिन वस्तु या वैल्यू का यूज या लाभ हम ले चुके होते हैं, अर्थात हमारा बिजनेस ले चुका होता है, वही हमारा एक्सपेंस कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर? तो अभी एग्जाम्पल देंगे तब कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करिए क्लियर हो जाए आपका कि जिन वस्तु या वैल्यू का लाभ बिजनेस ले चुका होता है, वही हमारा एक्सपेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी शादी ब्याह में गए, जो प्लास्टिक के गिलास आते हैं, एक बंडल, 100 का एक बंडल आता है, तो जब 100 का एक बंडल गिलास लाते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, हमारी वस्तु होती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे उसको हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, मानो उस गिलास में पानी पी लेते हैं, तो फिर हम उसको क्या करते थे? फेंक देते हैं। जब वो आया तो उसका क्या था? वह वस्तु था, संपत्ति, एसेट था। लेकिन जब हमने उसका लाभ ले लिया तो फिर वो क्या हो गया? बोलिए, एक्सपेंस हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो एक्सपेंस आप ध्यान दीजिएगा इस तरह। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति रमेश है, जो 1 तारीख से लेके और 30 अप्रैल तक हमारे यहाँ वर्क किया। 1 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक हमारे यहाँ वर्क किया। तो जब रमेश काम करेगा तो रमेश को मान लीजिए इसकी सैलरी 10,000, हमने डिसाइड कर लिया कि अगर रमेश हमारे यहाँ 1 मंथ कार्य करेगा तो हम इसको क्या देंगे? 10,000 सैलरी देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जब ये 1 मंथ काम कर लिया तो हम इसे अब आ गया कि सर हमने काम तो कर लिया, अब हमें पैसे चाहिए। क्योंकि ये 30 तारीख तक काम कर लिया तो हम इसे कैश देंगे। तो हम इसे क्या देंगे? बोलिए, हम इसे क्या देंगे? कैश देंगे। कितना कैश देंगे? 10,000। ये समझिएगा, हम कैश कितना देंगे? 10,000 देंगे, ठीक। ये नहीं कि सैलरी देंगे, क्योंकि सैलरी तो अक्सर लोग कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सैलरी देंगे। तो सैलरी का कोई रूप रंग होता है? अरे वो तो हम खर्च का नाम अलग अलग देते हैं कि इस खर्च को हम सैलरी कहेंगे, इस खर्च को हम रेंट कहेंगे, इस खर्च को हम किराया कहेंगे, सही कि नहीं? हम जब भी रमेश को देंगे तो कैश देंगे ना, ठीक। तो जब हम रमेश को हमने कैश दिया तो बोलिए हम इस 10,000 का लाभ लिए हैं कि ले चुके हैं? नहीं, ले चुके हैं, कभी लेना है। समझिएगा, ये जो 10,000 हम रमेश को दे रहे हैं, तो इसका लाभ हम ले चुके हैं कि अभी लेना है? बहुत अच्छा, इसका लाभ हम ले चुके हैं, क्योंकि रमेश हमारे यहाँ पूरा वर्क कर चुका है। हमको जो रमेश से वर्क कराना था हमने करा लिया। अब उसकी सैलरी बनती है 10,000, तो हम उसको कैश 10,000 देंगे कि नहीं देंगे? तो जो हम 10,000 रुपये दिए हैं, हम इसका लाभ क्या किए हैं? ले चुके हैं, ठीक। तो
अब आपको पता कि मैं बोला था अकाउंटिंग में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होता है कि अगर कैश हमारा जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और कैश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये दिखाना पड़ता है दूसरे पक्ष में। तो हमारा कैश तो चला गया, किसके पास कैश चला गया, रमेश के पास, और दूसरा पक्ष क्या, किस रूप में चला गया, सैलरी को। अब आया समझ में? ठीक। तो कहने मतलब कि जब रमेश हमारा 1 तारीख से 30 तारीख तक काम कर लिया तो हम इसका लाभ ले चुके, 10,000 का लाभ हमने पूरा ले लिया, तो इसको हम कैश हमारा चला गया और सैलरी ग्रुप में हम इसको खर्च दिखा देते। किस रूप में चला गया, सैलरी ग्रुप में हमारा कैश खर्च हो गया। कंसेप्ट क्लियर? अब एक एग्जाम्पल और देंगे आपको। आप सपोज करिए कि हम एक लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, रमेश जिनकी 10,000 रुपये सैलरी है, इन्होंने 1 तारीख से 30 तारीख तक काम किया अप्रैल में। अब इधर ये आपका फिर 1 तारीख यहाँ स्टार्ट होता है, फिर मान लीजिए 30 के यहाँ पे आ गए मई में, 30 दिन मान लीजिए काम का सैलरी मिल रहा है और दिन छुट्टी मान लीजिए। तो रमेश आए, कहे कि सर हमने काम तो किया 1 तारीख से 30 तारीख तक, हमें आप उसकी सैलरी 10,000 और दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, लेकिन हमें नेक्स्ट मंथ का भी आप हमें 10,000 सैलरी दे दीजिए। नेक्स्ट माने अगले मंथ का, अप्रैल का वो 10,000 हमसे ले रहे हैं, लेकिन उनके घर कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि वो आगे वाले मंथ का भी हमसे 10,000 मांग रहे हैं। ठीक। अब देखिए ध्यान से, हम टोटल अब रमेश को चूंकि हमारे वर्क कर देना ही पड़ेगा, तो हमने कैश दिया, हम 30 तारीख को कैश रमेश को कितना दे रहे हैं बोलिए, 20,000। जिस मंथ उन्होंने कार्य किया उसका हम 10,000 दिए हैं और हमने अगले वाले मंथ का भी 10,000 दे दिया, तो बोलिए 20,000 वर्क नहीं हुआ। ठीक। तो अब 20,000 क्या होगा, किस में रखेंगे, क्योंकि अब रमेश को हम 20,000 दे दिए। अब देखिए हम जो पूछना चाह रहे हैं वहां पकड़िए कि इस जो हमने 20,000 रुपये दिया है तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया? नहीं, गलत। ये एक्सपेंस टोटल 20,000 एक्सपेंस नहीं हुआ है। एक्सपेंस मैंने आपको बोला ना कि जिस वस्तु या संपत्ति का लाभ हम ले चुके होते हैं वही एक्सपेंस होता है। हम तो केवल इस मंथ का ही अभी लाभ लिए, मैंने रमेश ने केवल इसी मंथ काम किया, अप्रैल में ही काम किया है। तो जो अप्रैल का सैलरी कितनी बोलिए, 10,000, तो हम तो केवल 10,000 का ही लाभ लिए हैं ना, 10,000 का ही हमने प्रॉफिट ले चुके हैं। लेकिन जो हमने उनको 10,000 अभी एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा जो सैलरी दिया है उसका लाभ हम लिए हैं, नहीं लिए हैं। इसका मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे, सैलरी कितना दिखाएंगे बोलिए, 10,000, क्योंकि हम ये जो सैलरी खर्च है इस खर्च को हम इसमें से 10,000 घटा देंगे, क्योंकि हम इसका प्रॉफिट ले चुके हैं। और जो 10,000 है, ये जो हम 10,000 रुपये इनको एडवांस दिए हैं, तो ये जो 10,000 है इसका प्रॉफिट हमें लेना कि नहीं लेना है। अरे भाई अभी ये 1 तारीख से 30 तक काम करेंगे ना मई में, तभी तो हमें इसका प्रॉफिट लेना है ना, तो किस में रखेंगे, एक्सपेंस में रखेंगे कि असेस्ट में रखेंगे बोलिए, सही असेस्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे, असेस्ट में। ठीक। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, अब असेस्ट में रख देंगे। असेस्ट कितना हो गया, 10,000। अब इस समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। क्या बोलते हैं, प्रीपेड सैलरी। ठीक। प्रीपेड सैलरी माने हमने उनको पहले सैलरी क्या किया, दे दिया। तो बस एक लाइन तुरंत बताना चाहेंगे कि अब इस तरह का सवाल में बराबर उलझन होता है। लोग अक्सर आपको अकाउंटिंग में जब इंटरव्यू देने जाते हैं फंसा देते इसी में कि रमेश ने 1 मंथ काम किया, लेकिन रमेश को मैंने सैलरी कितने का दिया, 2 मंथ का दिया। तो 2 मंथ का हमने कैश, सैलरी का कोई रूप रंग थोड़ा होता, कैश देते हैं ना, तो कैश हमने कितना दे दिया, 20,000 दे दिया। तो अगर कोई पूछेगा क्या 20,000 एक्सपेंस हो गया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, 20,000 एक्सपेंस नहीं हुआ। एक्सपेंस हमारा कितना हुआ, केवल 10,000 हुआ। और ये जो 10,000 हुआ हमारा असेस्ट है, संपत्ति, क्योंकि अभी हम उसका लाभ नहीं लिए हैं, और उसको हम बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। उसको हम प्रीपेड सैलरी में रखेंगे। जब ये पूरा इस मंथ भी काम कर लेंगे तब इसको हम सैलरी मिला के कन्वर्ट कर देंगे। ठीक। हाँ, इसमें फिर देखिएगा आप लोग को जो हम बताने जा रहे हैं कि एक सैलरी में, जैसे मान लीजिए रमेश जिनकी मंथली सैलरी कितनी है, 10,000 है। ठीक।
क्या किए कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अप्रैल महीने में इन्होंने हमारे यहाँ काम किया है। ठीक, ये 30 को आ गए अपना सैलरी लेने के, हमको सर कैश दे दीजिए क्योंकि हमने 1 महीना कार्य कर लिया, अर्थात आप इस कैश का लाभ ले चुके हैं। तो रमेश जब सैलरी लेने आ गए तो हमने बोला भाई सैलरी तो अभी नहीं है, सैलरी हम आपको कब देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे, नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख तक देंगे। जैसे यहाँ पे 1 तारीख स्टार्ट है, हम नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख तक देना चाहते हैं। ठीक, तो अब आप बताइए, रमेश ने 30 तारीख तक काम किए हैं, ये 1 तारीख हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये नेक्स्ट मंथ का है, ये मई का है, हाँ 1 मिनट, मई का। बस यहाँ पे भी इंटरव्यू में अक्सर लोग डाउट्स हो जाते हैं, एकदम इसको कंसेप्ट क्लियर करिए आप लोग। रमेश 1 महीने हमारे यहाँ वर्क किए, तो जब 30 तारीख को हमको सैलरी देनी कि नहीं देनी है, देनी है, लेकिन जब ये सैलरी लेने आए तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने कहा भाई हम सैलरी तभी 5 दिन लेट दे पाएंगे, अभी हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो अब बताइए इसको किस में रखेंगे, इसको एक्सपेंस में रखेंगे क्योंकि 30 तक हमने सर्विस पूरा ले लिया रमेश का, तो एक कैश 30 तक हम अलग करेंगे कि नहीं करेंगे। हम भले सैलरी नहीं दे रहे हैं, हम 30 को नहीं दे रहे हैं, हम 10 को देंगे, 5 को देंगे, 25 को देंगे, या दोनों मंथ मिला कर देंगे, अलग बात है। लेकिन इन्होंने वर्क जो किया हमारे यहाँ 30 दिन, तो हमने तो सैलरी नहीं दिया है, तो हम इस कैश को किस में रखेंगे, एक कैश एक्सपेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलिए। हाँ, एक्सपेंस कहलाएगा, ये निश्चित 100% एक्सपेंस कहलाएगा। अर्थात अगर किसी वस्तु का, किसी वैल्यू का आप लाभ ले चुके हैं तो वह एक्सपेंस कहलाएगा ही, चाहे आपने वो उसके बदले कुछ दिया या नहीं दिया। अर्थात इस 10,000 का आप इस 10,000 का लाभ आप इस मंथ ले चुके हैं, इसलिए इसकी एंट्री हमेशा एक्सपेंस में ही करेंगे। ये ध्यान रहे, ये नहीं कि चाहे आप सैलरी दिए चाहे नहीं दिए, कोई मायने नहीं रखता है। इसका कोई मतलब नहीं कि आप सैलरी दिए चाहे नहीं दिए, अगर आपने सर्विस ले लिया, आपने उसका लाभ ले लिया तो वह एक्सपेंस हो गया। क्लियर हो गया ना? तो आइए, तब इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग, इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि वह कि जो हमने समय से उनको पैसा नहीं दिया, वह चीज़ें हम अपने रजिस्टर में एंट्री करके रखे हैं कि ये हमारा एक्सपेंस हो चुका है, हम उसको एक्सपेंस मान लेते हैं। अब फिर जब होगा तो अपना आगे दे देंगे। इसी के साथ आज क्लास बंद कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा कुछ बताएंगे। नमस्कार।